नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। दुनिया भर के देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1.5 लाख के करीब पहुंच गया है। अब तक 4,167 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो 6,000 से अधिक मामले आए हैं और इस तरह लगातार 5वां दिन भी 6,000 से अधिक मामले आए हैं और 24 घंटे में 146 लोगों की जान चली गई है। पूर्वोत्तर भारत में कोरोना के साथ अब मौसम ने मुश्किलें बढ़ा दी है। असम में बाढ़ व भूकटाव ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। यह तो महज शुरुआत है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश ने स्थितियां बिगाड़ दी है। हर रोज हजारों लोगों की घर वापसी जारी है। ऐसे में सरकार के सामने कोरोना के साथ ही प्राकृतिक आपदा ने चुनौतियां बढ़ा दी है। कैसे निपटा जाए इन चुनौतियों से और सामाजिक संगठनों की भूमिका क्या हो? क्या सरकार ने जो प्लान बनाया है उसमें थोड़ी बहुत बदलाव की जरूरत होगी? इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि, कांग्रेस के प्रवक्ता रमन झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रमोद स्वामी असम प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविंद्र साहनी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। मैं रवि जी से शुरू करता हूँ। रवि जी, लगभग 2 महीने हो गए हैं लॉकडाउन के। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार तो तैयारियां कर ही रही थी, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से जो स्थिति बनी है, बारिश के चलते पूरे पूर्वोत्तर में हालात बिगड़ गए हैं। ऐसे में हजारों लोग जो हर रोज उनका लौटना जारी है, इससे स्थितियां और बिगड़ेगी और सरकार के सामने एक नई चुनौती भी है। आप पूरे परिदृश्य को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जून और जुलाई में संक्रमितों की संख्या में भारी इजाफा होने वाला है? जी बिल्कुल, विशेषज्ञों की ये राय है और विशेषज्ञों को ये लगता है कि जून और जुलाई में ये चरम पर ये स्थिति होगी। संजोग कहिए या विडंबना कहिए असम की, कि असम में इस समय 2 तरह की बाढ़ आई है। एक बाढ़ है जो अन्य राज्यों से लोग जो घर लौट रहे हैं उनकी बाढ़, वैसे लोगों की बाढ़, और दूसरी तरफ नदियों का जल स्तर ऊपर उठ रहा, लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, कई जगहों पर भू कटाव हो रहा है। तो मुझे लगता है कि असम सरकार और पूर्वोत्तर की सरकारें जिनका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जहाँ पर है, जैसे अरुणाचल के कुछ इलाके हैं जहाँ पर सड़क प्रभावित हुआ है, सड़क परिवहन, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि 2 तरह के बाढ़ से को कैसे नियंत्रित किया जाए। आप देखिए लगातार जिस ढंग से लोगों का आना शुरू हुआ है और उसके बाद जो इतने क्वारंटाइन सेंटर हैं और ये जो आंकड़ा उछला है कोरोना पॉजिटिव लोगों का, तो आप देख सकते हैं कि ये वैसे ही जगहों पर हुआ है जो लोग बाहर से आए हैं, रेल से, श्रमिक स्पेशल से, उन लोगों के बीच संक्रमण ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो उनको और लोगों का आना जारी है और 1 जून से नियमित रेल सेवा भी चालू होने वाली है। विशेष रेल सेवाओं के अलावे हवाई जहाज से लोगों का आना, तो इतने सारे लोगों की व्यवस्था करना, और कोरोना के लिए जो सलाह है वो ये है कि शारीरिक दूरी बनाकर रखा जाए, लोग एक दूसरे से दूर रहें। लेकिन जो बाढ़ का संकट है, अचानक एक बहुत बड़ा इलाका बाढ़ में डूब जाता है, लोग बचने के लिए भागते हैं, उनको ऊंची जगह तक पहुंचाया जा रहा है। तो जब ऊंची जगह पर जगह कम है, लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर शारीरिक दूरी कैसे बनाई रखी जाए, कैसे डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, ये इस तरह की स्थिति है। इसमें मुझे ये लगता है कि अब सरकार के साथ साथ सामाजिक संगठनों को, सभी प्रतिनिधियों को, चाहे वो किसी भी दल के प्रतिनिधि हों, अब अगर वो मिलकर काम नहीं करेंगे तो इतनी बड़ी चुनौती का सामना नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर लोग मिल जाएं और साथ मिलकर आगे बढ़ें तो मुझे लगता है कि इस चुनौती का भी सामना किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और असम के स्वास्थ्य मंत्री ने स्थिति को भांपते हुए ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो बाहर से आने वाला 10 जून तक वो आ जाए, 30 जून तक कोरोना को लेकर जो तैयारियां जो भी कुछ करना है वो कर लेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने क्या कहा था, आपको सुना लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। We want that people should come and sector should be closed as early as possible, because if you go on lingering, then things will linger, we will have flood. So from Assam point of view, we want that before 10th June, let the people come, whoever wants to come.
then we'll have 14 days thereafter. So by 30th June, we'll be able to close this chapter, because from July we have to prepare for flood. So we do not want to impose any rationing. So if different carrier wants to bring more people, let them bring more people. Only thing with तो आप असम के स्वास्थ्य मंत्री को सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि 10 जून के अंदर सबको आ जाना चाहिए, जो आ जाए, क्योंकि सरकार को व्यवस्थाएं भी करनी है, और चूंकि जून, जुलाई और अगस्त महीने में बाढ़ की स्थिति भयानक होती है हमें। ये रंजीत जी, मैं वही बात जो मैं जिस तरफ इशारा कर रहा था, और स्वास्थ्य मंत्री ने उसको स्पष्ट रूप से कह दिया, वो ये कि जिसको आना है अपने घर वापस आना है, वो 10 जून तक हर तरह से राज्य में प्रवेश कर जाएं, ताकि उनके बाद उनको 14 दिन का क्वारंटाइन करने का मौका मिले, और 31 जून तक जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाए। और जब लोगों का आना रुकेगा तो स्वाभाविक है कि संभावित मरीजों की संख्या भी कमेगी। तो उसके बाद सरकार फ्लड और दूसरी समस्याओं के लिए कैसे निपटना है, फ्लड की तैयारी में लगेगी। तो मुझे लगता है कि जितने लोग असम के बाहर हैं और असम लौटना चाहते हैं, इस संकेत को समझना चाहिए, इसमें देर नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्थिति जटिल हो जाएगी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जैसे कह रहे हैं कि 10 जून के अंदर हर रोज़ लगभग पूर्वोत्तर भारत में 12 से 14 हज़ार तक लोगों का आना जारी है। असम में 6-7 हज़ार लोग हर रोज़ आ रहे हैं बाय ट्रेन। ऐसे में रमन झा, आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो प्लान किया है 30 जून के अंदर, अगर सब आ जाते हैं तो कोरोना संक्रमण से रिलेटेड जितने भी काम होने चाहिए हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद फोकस बाढ़ पे होगा? देखिए, ये एक महामारी है, आपका इस पर सही ढंग से आकलन कर पाना तो मुश्किल है, क्योंकि हम लोग पहले भी सुने थे कि ऐसा हुआ कि सरकार या किस तरह से घोषणा हुई कि मई महीना में ख़त्म हो जाएगा, गर्मी बढ़ेगी तो कोरोना पे प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से भी लोग माने इस तरह से आकलन कर रहे थे, और कहीं ना कहीं सरकार को भी लग रहा था कि मई जून तक इसके प्रभाव कम जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता गया, इसकी आप देखेंगे कि भारत में भी जनसंख्या बढ़ती गई, और 1.5 लाख के आसपास पूरे भारत में कोरोना के चपेट में लोग आ चुके हैं। और असम में भी जो संख्या एकदम नगण्य था, और हमें लग रहा था कि असम पूरी तरह से सुरक्षित रह जाएगा, वो आज जब तक बाहर से लोग जब आ रहे हैं अपने राज्य में, तो यह जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। दूसरी समस्या क्वारंटाइन सेंटर को लेकर भी है, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर में आप देखेंगे कि एक एक रूम में 10-10, 15-15, 20-20 आदमी जो हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल के आ रहे हैं। अभी तक जितने मामले आए हैं, शायद सबसे ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर से निकल के आए हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं। वही तो ये परिस्थिति जब अभी कह रहे हैं कि 10 जून तक लोग आ जाएँ, तो मैं यही कहूँगा सरकार से कि लोगों से आग्रह तो करें आने के लिए, अपने घर आएंगे, लेकिन 10 जून तक लोग कैसे आएंगे? उनका साधन भी तो होना पड़ेगा कि किस साधन से, रेलवे से, फिर उनके लिए उस तरह से क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में अफरा तफरी मचे अपने घर आने की, और लोग अगर ज़्यादा संख्या में आने लगे किसी न किसी तरह से और गाँवों तक पहुँच गया, तो ये एक बहुत बड़ा महामारी फैलेगा। तो एक जो बाढ़ असम में हर साल आता है, और प्रायः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है पूर्वोत्तर में, असम सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर में, तो बाढ़ की महामारी या बाढ़ का प्रकोप तो है ही पूर्वोत्तर में। यहाँ के लोग हर साल बाढ़ का मार को झेलते हैं, लेकिन यह बाढ़, इस साल का बाढ़ कुछ अलग है, क्योंकि अब बाढ़ के साथ साथ अब बाढ़ के बाद भी लोग पलायन करते हैं। लोगों को आप चौर एरिया से या दूसरे क्षेत्र से उनको उठा के सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है, और दूसरी तरफ कोरोना है जो संक्रमण आदमी से आदमी में फैलता है। तो ऐसे परिस्थिति में जब भीड़ इकट्ठा होता है, एक तो बाहर से आपको भीड़ इकट्ठा होगा, लोगों को आप सुरक्षित जगह पर ले आएंगे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से। दूसरा, आपके बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको आपको क्वारंटाइन करके अच्छी जगह से रखना है। तो ऐसी समय पर सरकार को पूरी तरह से तत्पर तो होना ही पड़ेगा। साथ ही बहुत अच्छा रवि जी ने कहा है कि सामाजिक संस्थान जो है, जो भी सामाजिक संस्था है, NGO है, और सरकार के और समाज के विभिन्न भाग के विभिन्न क्षेत्र के जो लोग हैं, सबको मिलकर जुल के काम करना पड़ेगा। नहीं तो जो भी ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ कोरोना का मार बहुत ज़्यादा झेलने को मिलेगा हमें आने वाला दिन में। क्योंकि देखिए, जून और जुलाई ये महीना को सबसे ज़्यादा रेड अलर्ट महीना कहा गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है ये महीना। सरकार भी लॉकडाउन को खुला, एक तरह से समझ लीजिए 70% लॉकडाउन खुल चुका है, यातायात में कमी हो रही है, लेकिन लोग आपस में आना जाना, बाजार खुलना और सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं हमको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से प्रभावशाली ढंग से पालन होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा है। कहीं आप बाजार में चले जाइए, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। आप जब रेल से लोग आते हैं, दूसरे रास्ते आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन नहीं हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, कह पाना मुश्किल है, और हम भगवान भरोसे चल रहे हैं शायद, क्योंकि हमारे पास ना तो हेल्थ सिस्टम अभी हमारे साथ प्रमोद स्वामी जुड़े हुए हैं, असम प्रदेश भाजपा के। रमन झा कह रहे हैं कि हम भगवान भरोसे चल रहे हैं, क्या कहेंगे?
देखिए, मैं क्या रमन दास जी की बात के ऊपर मैं क्या कहूं, लेकिन एक सरकार क्या कर सकती है? सरकार यही कर सकती है कि बेहतरीन जो सुविधा उसके पास उपलब्ध है वो अपने नागरिकों को वो सुविधा सरकार उपलब्ध करवाए। आज आज ही सुबह मेरे एक मित्र है जो हरियाणा भवन में क्वारंटाइन हुए हैं, विजय कुमार शर्मा नलबाड़ी के हैं। उन्होंने मेरे को फोटो भेजी और एक पोस्ट भेजा और उन्होंने कहा कि बेहतरीन सुविधाएं जो है, ये जो लोग क्वारंटाइन हुए हैं उनको बेहतरीन सुविधा वहां दी गई है, खाने पीने की, और वहां योगा की भी व्यवस्था की गई है। वो लोग योगा वगैरह भी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसे व्यक्ति ने जो फोटो भेजे हैं, मैंने अपने ट्विटर पर उसको अपलोड भी किया है, जो विजय कुमार शर्मा जो नलबाड़ी के हैं, जो हरियाणा भवन में है। अब देखिए, नुक्ताचीनी करने के लिए आप स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति नुक्ताचीनी कर सकता है, लेकिन सबसे बड़े क्रिटिक्स को भी अगर बुला करके आज अगर आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि टीम आसाम हेमंत बिश्व शर्मा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद जी सोनोवाल के नेतृत्व में बेहतरीन काम कर रही है। हाँ, ये जरूर है, इसके पहले जो चर्चा के पहले आपने जो कहा कि सामाजिक संगठनों की भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वामी जी, टीम मोदी के बारे में क्या कहेंगे? देख, सुन लीजिए, आप बीच में मत टोकिए। आप जब बोले तो आप मैं भी नहीं बोलते बोला। रहते हैं बीच में। टीम मोदी के बारे में भी कुछ कहिए ना। लोग सड़क पे बहुत चल रहे हैं, भूखे लोग सड़क पे चल रहे हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। आपकी जो नेत्री है, जो प्रियंका गांधी, उनकी बसें तो अभी तक नहीं पहुंची है। उनकी बसें तो नहीं। देखिए, आप बीच में टोका टोपी करेंगे तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। आप जब बोले लोगों तक कब पहुंचेगा? नहीं, आप चुप रहिए। रमन जी, प्रमोद स्वामी बहुत नाराज मत होइए। रमन जी प्रमोद स्वामी बहुत स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं और बहुत परेशान भी है। रमन जी, आप मुझे उनसे सवाल करने रमन जी मुझे उनसे सवाल करने दीजिए। रमन जी, आप एक मिनट शांत रहिए। प्रमोद स्वामी देश और पूर्वोत्तर की स्थिति को लेकर काफी चिंतित है, उनके चेहरे से ये झलक रही है। लेकिन आप जिस शर्मा जी की बात कर रहे हैं नलबाड़ी के, वो अब तक भाग्यशाली है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने यह कह दिया है कि 10 जून से पहले सब आ जाए। जब 10 जून तक भारी संख्या में लोग यहां आ जाएंगे, सरकार ये प्रयास करे कि शिक्षण संस्थानों को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील करने के लिए अधिग्रहण किया जाए। कॉटन विश्वविद्यालय के गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल को अधिग्रहण कर लिया गया, ऐसे 1-2 स्कूलों को किया गया है और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन बाढ़ भी साथ में आ रही है, तो क्या लगता है प्रमोद स्वामी, स्थितियां इतनी ईजी रहेगी सरकार के लिए? नहीं, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें इस वक्त 2 आपदाएं हमें झेलनी पड़ रही है। एक तो कोरोना वायरस जो है, कोविड-19, इसके विरुद्ध हमें लड़ाई लड़नी है। दूसरी जो बाढ़ की जो आपदा जो आ रही है, ये आपदा भी आसाम वासी जो है हर साल हम लोग झेलते हैं। तो ये इस बार ये दोहरी मार हमारे ऊपर पड़ने वाली है। तो ऐसे समय में हर व्यक्ति की, जैसे रवि जी ने कहा कि हाँ, ये जो समय है राजनीति करने का नहीं है। हर राजनीतिक कार्यकर्ता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, हमको मिलकर करके कैसे हम बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। सबको मिलकर लड़ना होगा और राजनीति तो करनी पड़ेगी, सकारात्मक राजनीति करनी पड़ेगी। दुनिया को दिखानी होगी कि जब आपदा आती है तो हम भारत के अलग अलग राजनीतिक दल एकजुट हो जाते हैं भारत को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए। और हमारे साथ रविंद्र साहनी, सामाजिक कार्यकर्ता, जो एक एनजीओ भी चलाते हैं। लॉकडाउन के दौरान इनके संगठन ने गुवाहाटी साहनी कांवरिया ने काफी काम किया था। रविंद्र, अभी तो खैर सब कुछ नॉर्मल की तरफ है। अगर हम लोगों तक सामग्रियां पहुंचाने की बात करें, इस बार अंबुबासी मेला भी नहीं है, तो आपका दायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि आज के डेट तक 127 गांव बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं असम में, और ये बढ़ेगी क्योंकि मौसम के जो संकेत मिल रहे हैं, बाढ़ की स्थितियां और भी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। ऐसे में न सिर्फ आपके एनजीओ की बल्कि दूसरे एनजीओ की भी भूमिका बढ़ जाती है। क्या कहेंगे? मैं तो पहले सबको नमस्कार करूंगा कि जितने भी एनजीओ और जितने भी संस्था हैं, सभी आदमी जितने भी हैं, सभी आगे आके, और जो हम लोग पिछले कोरोना वायरस के चलते जो हम लोगों ने घर घर जाके हम लोग जो जितना हम लोग सके हम लोग उतना काम किए, और आर्थिक के साथ साथ हम लोग मान लीजिए जो भी हम लोग उन लोगों को घर तक पहुंचाए, उसी तरह सभी जितने भी हमारे संस्था के जितने भी हैं, सभी आदमी अगर एक साथ एक स्वर में, जैसे हम लोग अम्बासी मेला में हम लोग जो बाहर से भंडारा हम लोग करते हैं, बाहर से जितने भी लोग श्रद्धालु आते हैं उनको हम लोग सेवा प्रदान करते हैं। अगर इसी तरह अभी जो असम की जो स्थिति है, अभी
हमारे रवि जी भी बोले हैं, रमन जी भी बोले हैं कि अभी हम लोग दोहरी मार से हम लोग अभी झेल रहे हैं। अभी एक असम की स्थिति, बाढ़ का जो अभी है परिस्थिति अभी भयानक होने वाली है, और दूसरा कि जो हम लोग अभी लड़ रहे हैं कोविड-19 से। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सभी व्यक्ति तन और मन से निश्चित रूप से समाज के जो स्थिति अभी दयनीय है वहाँ में पहुँचाने का काम सहयोग करना होगा। सहयोग करना जी हाँ, चाहिए। बिल्कुल आपका उद्देश्य स्पष्ट है। और इससे कार्यक्रम शुरू होने से पहले भी आपके संगठन के जिन लोगों से बात हुई थी उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत जल्द एक मीटिंग करने वाले हैं बाढ़ पीड़ितों के सहायता के लिए। इस पर आप कार्यक्रम बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सुजल प्रधान ने सिक्किम से एक रिपोर्ट भेजी थी क्योंकि सिक्किम में भी प्राकृतिक आपदा के चलते 2-3 मौतें हो चुकी है और काफ़ी परेशानियां हो रही है। वहाँ भी कोविड-19 का तो खौफ है ही वहाँ पे। जैसे ही एक कोरोना हुआ तो मतलब सिक्किमी जनता के बीच में ऑलरेडी खौफ ठहर गया था कि कोरोना सिक्किम में आ गया। ये काफ़ी नहीं था, लेकिन अभी भी जो अम्फान के बाद कंटिन्यूस बारिश जो हो रही थी उसकी वजह से बहुत सारे जगह स्टेट के जैसे रिमोट बहुत सुदूर इलाके में भी वहाँ पे भूस्खलन हो रहा है। उसकी वजह से अब तक 3 जाने गए या बहुत सारे घरें डैमेज हुए और बहुत सारे रास्ता ब्लॉक हुए। तो ये बताना चाहूँगा कि अब सिक्किम जो भी है दोहरे खौफ में जी रहे हैं, एक तो कोरोना का खौफ और एक भूस्खलन का खौफ। ऐसे में अब देखना पड़ेगा कि सिक्किम का जो भी स्ट्रैंडेड माइग्रेंट जो भी स्ट्रैंडेड जो आ रहा है बाहरी उसका कैसे हैंडल करेगा, स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या होगा, ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन भूस्खलन तो एक प्रकृति, उसको तो रोक भी नहीं सकता। सो सिक्किम एक डबल थ्रेट में जी रहा है, दोहरे खौफ में जी रहा है। कैमरामैन विनोद तामाङ के साथ सुजल प्रधान, सिक्किम। तो सिक्किम से सुजल प्रधान वहाँ का हाल बता रहे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह की स्थितियाँ हो गई है। लगातार भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड जारी है। और रवि जी, असम में बाढ़ हर साल कम से कम साल में 2 बार आती है, लेकिन ये जून जुलाई महीने और अगस्त महीने की जो बाढ़ होती है भारी तबाही मचाती है। हम अपने चैनलों में न्यूज़ चलाते हैं, लोग किस तरह से तकलीफ़ में हैं और कुछ हद तक ये भी दिखाते हैं कि जो तटबंध है, तटबंध के निर्माण में किस तरह से लापरवाही बरती गई। इस तरह से जोरहाट से भी तस्वीरें आई थी। जोरहाट में वो किस तरह से बाढ़ को रोकने के लिए ब्रह्मपुत्र जैसे बड़े नद को बाढ़ से उसकी प्रॉब्लम ना हो, हाँ, कटाव ना हो, इस तरह की बातें सामने आई है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आपसे जानना चाहता हूँ, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं हर साल, और हर साल ये दावा किया जाता है कि हज़ारों तटबंध का निर्माण किया गया या मरम्मत की गई, लेकिन हकीकत जो आती है बहुत ही दुखजनक होती है क्योंकि कुल मिला के लोगों को ही झेलना पड़ता है। ये स्थिति हर साल आती है और कुछ संगठन ये मांग करती है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी जाए। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज भी ये स्थिति है। क्यों ऐसा हो रहा है कि असम में बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा को हम पूरी तरह से नहीं रोक सकते, लेकिन आधारभूत ढांचे को तो हम दुरुस्त कर ही सकते हैं। देखिए रंजीत जी, ये जो तटबंध मरम्मत का जो है ना, ये जहाँ भी तटबंध के मरम्मत का कार्य होता है ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है, बहुत बड़ा अड्डा है। अगर आपने बहुत मजबूती से भी तटबंध बना दिया, मान लीजिए उसमें करप्शन नहीं हुआ, उसके बावजूद उस तटबंध की निगरानी और महत्वपूर्ण है क्योंकि चूहे के बिल उसमें होते हैं और कई जंतु हैं जो बिल करते हैं, लेकिन चूहा सबसे ज़्यादा बिल करता है। वो बिल धीरे धीरे भरते भरते, पिछले साल आपको याद होगा नगांव जिले में जो तटबंध टूटने से जो तबाही हुई थी वो इसलिए हुई थी कि तटबंध का रख रखाव नहीं हो रहा था। उस पर जखलाबंधा के पास जो तटबंध टूटा था और उसमें और एक साथ 15 मीटर पानी पूरे इलाके में फैल गया था। मैं ये कहता हूँ कि तटबंध की नियमित निगरानी संभव ही नहीं है। मेरा स्पष्ट रूप से, मेरा नहीं, जिन्होंने भी तटबंधों पर और नदियों के चरित्र पर अध्ययन किया है उन तमाम विशेषज्ञों का मानना है कि तटबंध बनाए जाते हैं राजनीतिक दबाव में, राजनीतिक लाभ के लिए। क्योंकि आप जब पानी के प्रभाव को एक जगह रोकेंगे तो वह पानी कहीं ना कहीं और अपना रास्ता तलाशेगा। ये सभी जानते हैं कि पानी के प्रवाह को रोका नहीं जा सकता है, चाहे ये असम में ब्रह्मपुत्र की समस्या हो, चाहे बिहार में कोसी की समस्या हो। इन तमाम चीज़ों पर लगातार अध्ययन,
जैसे ही मान लीजिए कि जोरहट में कहीं पर किसी इलाके में ब्रह्मपुत्र का पानी आता है तो वहाँ पर मांग होती है कि तटबंध बांध दिया जाए, तो स्वाभाविक है कि जो वहाँ के नेता हैं वो भी चाहेंगे कि उसका वो काम हो जाए। वो जाकर कहीं और वो पानी धक्का मारता है। इसलिए मेरा ये मानना है स्पष्ट रूप से, और इस तरह की सोच रखने वाले तमाम पर्यावरणविदों का भी मानना है कि तटबंध जहां बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी आबादी को बचाने की ज़रूरत है, वहां पर पक्के तटबंध बनाए जाएं। ये बालू की बोरियों में बालू भरकर और किनारे लगाकर इस तरह के तटबंध कभी सफल नहीं हो सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। और जब एक मिनट, जब तटबंध नहीं रहेगा बाढ़ आएगी। मुझे याद है, अब जैसे माजुली वगैरह के लोग, धेमाजी के लोग, उनको पानी के रंग को देखकर वो समझ जाते हैं कि पानी रात भर में कितना बढ़ेगा। बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सलाह पर लोग ऊंचे मकान में, ऊंची जगहों पर या मचान पर चढ़ जाते हैं। लेकिन अचानक तटबंध से होने वाली जो तबाही है वो बाढ़ आने की तबाही से ज़्यादा खतरनाक है। जी हाँ, बिल्कुल। और अब जहाँ तक आपने कहा कि राजनीतिक दबाव भी रहता है तटबंध निर्माण के क्षेत्र में, हमारे साथ प्रमोद स्वामी जुड़े हुए हैं, असम प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता। प्रमोद जी, नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई थी तो पारदर्शिता की बात कही गई थी, असम सरकार ने जीरो टॉलरेंस की बात कही, बावजूद इसके इन सालों में जहां तक बाढ़ और तटबंध और इससे जुड़ी तमाम कहानियां हैं, पहले की सरकार में भी एक ही दिख रही थी, आज भी वही दिख रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इसके पहले जो ये रमन झा जी ने कहा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले जो भारत वर्ष है, भारत वर्ष में पीपी किट्स का एकदम निर्माण नहीं होता। आज पर डे पीपी किट्स 2 लाख पीपी किट्स बन रहे हैं, और भारत जो है वर्ल्ड में जो मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चर में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आज भारत आ चुका है। और इसके अलावा जो इन्होंने जो मजदूरों की मामले, प्रवासी मजदूरों की बातें इन्होंने जो उठाई, उसके लिए 3500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, और 11,002 करोड़ रुपए एसडीआरएफ फंड से ऑलरेडी रिलीज किए जा चुके हैं। तो हमारी सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज जो मोदी जी ने दिया, इन्होंने कहा था कि टीम मोदी क्या कर रही है, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि टीम मोदी बेहतरीन काम कर रही है। जीडीपी का 10% हमने दिया है, जबकि बड़े बड़े जो आर्थिक विशेषज्ञ थे ये अनुमान लगा रहे थे कि जीडीपी गलत बोल रहे हैं आप, स्वामी जी। सुन लीजिए, आप बीच में मत रोकिए, आप बीच में मत, प्लीज आप बीच में इनको जीडीपी का 0.91% किया नहीं, आपने। आप जीडीपी का जो आंकड़ा दे रहे हैं वो गलत है स्वामी जी, वो गलत है। 10% नहीं है वो। जीडीपी का 10% दिया है। दूसरा, और अगर इसके आपके सरकार ने पहले 3500 करोड़ का मजदूरों को दिया है, आनंद शर्मा ने प्रेस तो लोग कॉन्फ्रेंस सड़क करके पे नंगे कहा पांव क्यों था चल रहे कि हैं? जीडीपी का कम से कम 5% दीजिए। आनंद शर्मा ने स्वयं कहा था कि आपने जीडीपी दिया का कितना है? 5% दीजिए। और अभी तक मोदी लोगों जी के ने पास जब क्या GDP पहुंचा? का 60 दिन हो गया, 2 महीना हो गया, 20 लाख करोड़ 2 महीना हो गया उसके लॉकडाउन उसके का। बाद में भी आम लोगों उसके के पास बाद क्या में भी पहुंचा? कांग्रेस पार्टी जो है इस आप महामारी दे के रहे ऊपर हैं, राजनीति 15 लाख कर भी रही दे है। रहे थे, ये बड़े वो शर्म भी की जुमला बात था है। और ये भी जुमला होगा। इनकी जो गीत दृष्टि है, इनकी जो गीत दृष्टि है, मानव के रक्त के ऊपर जो ये राजनीति मानव कर रक्त रहे के हैं, प्यासे इसका आप हैं, जवाब गरीब इनको- के लिए इसका आपके जवाब आपकी इनको- सरकार के इसको- पास इसका गरीब जवाब के लिए इनको कोई देश की महत्व नहीं जनता है। देगी। इसका सड़क पर जवाब लोग इनको चलते देश रहे की 2 जनता महीना तक देगी। पैदल, इसका बसों की जवाब व्यवस्था इनको नहीं देश कर की पाए, जनता ट्रेनों की देगी। व्यवस्था नहीं कर पाए, इसका जवाब इनको देश पीपी की किट्स की जनता व्यवस्था देगी। नहीं कर पाए हाँ। डॉक्टरों के लिए। आप इसका जवाब देश की आम जनता जो देगी। 60 सफाई साल कर्मी तक है आपने उसके लिए देश को पीपी किट्स की लूटा। व्यवस्था नहीं कर 60 पाए, साल तक टेस्टिंग आपने किट देश नहीं को है आपके लूटा। पास। आज भी भारत में 4 ही प्रियंका कंपनी गांधी है जो पैसे नहीं निकाल रही है। N95 प्रमोद स्वामी, बनाती है। मैंने सवाल आपसे भारत में किया सिर्फ था, 4 प्रमोद कंपनी है स्वामी, जो मैंने आपसे सवाल किया था N95 मास्क कि बनाती है। असम में बाढ़ भूकटाव को रोकने के लिए तमाम योजनाएं मैं बनाई जब जाती जवाब है। देता हूं, पूर्व आज के भी सिर्फ सरकार 4 में, कंपनी है। पहले की चारों सरकार ने कंपनी जो का किया नाम नहीं और लिया आज तो की कौन सरकार जो खुल करे जाएगा इसमें आपके कोई सरकार फर्क नहीं दिख रहा है। आप 20 लाख और 35 करोड़ की बात कर रहे हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र गलत साहनी, आंकड़ा मत दीजिए। रविंद्र साहनी, एक लोगों मिनट, को एक क्या मिनट, प्रमोद जी, मिला एक मिनट, रमन जी, एक मिनट, प्रमोद स्वामी, रविंद्र साहनी हमारे साथ, वो गली गली गांव गांव जाकर उन्होंने राहत सामग्रियां बांटी है। और ये जो अच्छा काम किया। ये जो पैकेज की घोषणा की है, मैं आपसे पूछता हूँ, किसी ने बताया आपको कि सरकार ने हमें पैसे, हमारे लिए जो योजनाएं लागू की थी उसका लाभ मिल रहा है? क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं। नहीं, जिस समय जो 20 लाख पैकेज के जो घटना मैंने जो उसकी हुई थी, घोषणा के काफी दिन हो चुके हैं। मैं आपसे लेकिन स्पष्ट रूप से अभी जानना चाहता हूँ जहाँ हम लोग क्या गली- मिल रहा है या जैसे नहीं कि अभी हम लोग जैसे मिर्जा में गए, इस गांव पंचायत में, वहाँ में हम लोग सामान हम लोग वितरण किए, नहीं, दिए। आपकी ओर से मैं नहीं बोल रहा हूँ। सरकारी योजनाओं का लाभ क्या किसी सिंगल आदमी को मिला है? किसी ने आपको बताया?
नहीं, अभी तक तो जिस समय तक हम लोग 3 तारीख तक हम लोग बांटे हैं, उस समय तक तो इस स्थिति मैंने जो बात करने की जो हमको मैंने लाभ हुआ नहीं हुआ इसकी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन हम लोग जो काम किए हैं, जो हम लोग घर घर जाके संपर्क करके हम लोग वितरण किए हैं, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर ये जो सरकार की तरफ से जो लाभ हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर चर्चा हम लोग का नहीं हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। प्रमोद जी, आप जिस मुद्दे को उठा रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रविशंकर रवि बने हुए हैं, एक अखबार के पूर्वोत्तर के एक अग्रणी अखबार के वो संपादक है। चीज़ें उनसे छिपी नहीं है, उनकी भी राय जानेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सब बने रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। ब्रेक से जाने से पहले मैं भाजपा के प्रवक्ता प्रमोद स्वामी से ये जानना चाहता था कि पहले की भी सरकारें रही है, उन्होंने भी बाढ़ से निजात दिलाने के लिए कई योजनाएं चलाई, कई बोर्ड बनाए गए, करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इसका फायदा कितना हुआ आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है। अब जो सरकार है केंद्र और राज्य में पारदर्शिता की बात करते हुए आई है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि जी कह रहे हैं कि जहां तक तटबंध निर्माण का बात है वहां पर राजनीतिक दबाव आज भी है, बनाया जाता है 1 साल भी नहीं चलता है। तो कैसे सुधारा जाए स्थिति को, प्रमोद जी? बिल्कुल, रवि जी ने पूरे विस्तार के साथ तटबंधों की जो समस्या है उसको सामने रखा और उनका अपना एक अनुभव है, अनुभव के आधार पर वो वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, रवि जी भी शायद मेरी बात से सहमत हो या नहीं, वो अपना जवाब देंगे, जब उनका टर्न आएगा तो वो बोलेंगे इस विषय पे कि पिछले साल भी जब ये तटबंधों या मथावरी निर्माण की जब बात हुई थी तो कांग्रेस के समय में जो मथावरी निर्माण की में जो क्वालिटी थी और तटबंधों के हमारे समय में जो निर्माण में जो क्वालिटी है उसमें विभिन्न समाचार पत्रों में इसकी प्रशंसा की गई और सबने इसकी प्रशंसा की कि मथावरी का काम और तटबंधों का काम जो बिल्कुल। और काफी हमारे बेहतरीन आप हुआ है। टीवी स्क्रीन पे शायद आप देख पा रहे होंगे, जोरहाट में है जियो बैग, क्या हालत है। आप कंटिन्यू कीजिए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं बता रहा हूं। तो पिछली सरकार की अपेक्षा हमारी सरकार की समय में बेहतरीन काम हुआ है। लेकिन हाँ, जैसे रवि जी ने कहा, इसमें सुधार की आवश्यकता है। जहां जहां त्रुटि है, निश्चित रूप से जो मीडिया है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जब भी ये लोग हमें बताएंगे कि यहाँ त्रुटियां है या अन्य जो सामाजिक संगठन है या एनजीओ है या हमारे जो विरोधी दल है, वो भी अगर सकारात्मक कोई भी सुझाव देंगे तो निश्चित रूप से जो ये सरकार है उन सुझावों को हम बिल्कुल ग्रहण करेंगे। रमन जी, आपको सकारात्मक सुझाव देना होगा। इस वक्त 2 महीने हो गए, देश के साथ ही पूर्वोत्तर भारत भी मुश्किल दौर में, असम भी। तो कोरोना के मामले में चाहते हैं कि सरकार सही ढंग से काम करे। सरकार कम से कम विरोधी दलों से विचार विमर्श तो करे। आज सरकार, आप देखेंगे कि जब कोरोना लॉकडाउन हुआ था उससे पहले भी सरकार ने जिस तरह से हर राज्यों के मुख्यमंत्री को अपने विश्वास में लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया। आज ये केंद्र सरकार की, मैं कहूँगा तो हमें स्वामी जी फिर नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन ये सही है कि आज आप वह समय, आज का समय या अभी जो समय है वह वाहवाही लेने का समय नहीं है। अभी लोगों का जान बचाने का समय है। आप किसी भी तरह से लोगों का प्रचार प्रसार माध्यम भी, अगर आप प्रचार भी करते हैं तो लोगों में जागरण के लिए प्रचार प्रसार कीजिए, ना कि अपने सरकार के काम काजों के लिए, वाहवाही के लिए प्रचार प्रसार ज़्यादा कीजिए। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, आम आदमी की पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। मैं हर सरकार के लिए कहता हूँ कि खर्चा आप अभी आम जनता पे कीजिए, खर्चा आप उन लोगों पे कीजिए जो इसमें अभी कोरोना वॉरियर के नाम से जाने जा रहे हैं लोग। आज देखेंगे आप महाराष्ट्र में क्या हो रहा है कि बहुत सारे पुलिस इसमें संक्रमित हो गए हैं, डॉक्टर कई जगह संक्रमित हो रहे हैं। तो उनके लिए उचित जो व्यवस्था है वो देना चाहिए। मैं सरकार से ये आग्रह करूँगा, मैं सरकार से अब फिर आग्रह करूँगा कि जो ग्रामीण अंचल में जो गरीब लोग हैं, आपने जो पैकेज दिया है 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, ठीक है, आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उन्नति होगा देश का, बहुत बढ़िया बात है, चलिए जो होगा भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन आज जिनके जो भूखे हैं, जो बच्चे भूखे हैं, जो बुजुर्ग भूखे हैं, उनके पेट में अनाज चाहिए। आज आप उनके लिए भी व्यवस्था कीजिए। या तो आप डायरेक्ट बेनिफिट दीजिए, या आप अगर काइंड्स में देते हैं तो भी अपने सिस्टम को सुचारू ढंग से पीडीएस के जरिए उन तक से पहुंचिए। दवा की व्यवस्था, आप कोरोना के चक्कर में, हम यही बोल रहे हैं, कोरोना के चक्कर में आम बीमारियों की दवाई जो इलाज है वो लोगों को नहीं हो पा रहा है। आज बहुत सारे कैंसर पेशेंट हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटीज़ पेशेंट हैं या और दूसरे बीमारी के जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो उनकी भी व्यवस्था हो,
जो बहुत सारे डॉक्टर हैं, जो सरकारी डॉक्टर कोरोना के काम में अगर लगे हुए हैं, तो निजी डॉक्टरों को, निजी अस्पतालों को, सरकार को चाहिए कि दूसरे बीमारी के लिए खोल दे, हम गरीब आदमी लोगों के लिए, सबके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, जो और मध्यम वर्ग पे भी ध्यान दे। आज 2 महीना का ये जो लॉकडाउन है, उसमें गरीब परिवार के साथ साथ जो लोअर मिडिल क्लास जिसे हम बोलते हैं, वो मध्यम वर्ग भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जो बेरोजगारी हो रही है, लोगों को जो काम करते थे उनको दरमाहा, मजदूर तो प्रभावित है ही, लेकिन जो नौकरी कर रहे थे, नौकरी पेशा लोग थे, निजी क्षेत्र में नौकरी करते थे, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। उनके पर भी सरकार को ध्यान देना होगा, नहीं तो स्थिति भयावह हो जाएगी, देश में संभाल पाना मुश्किल बिल्कुल होगा। रमन जी, इस पर ध्यान दिया जा रहा है, इसीलिए ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, इसका ब्रेकअप किया गया है। मजदूरों के लिए राज्य सरकारों को दायित्व दिया गया है इस तरह से, और जहाँ तक छोटे उद्योग, मझोले उद्योग है, उनके लिए भी किया जा रहा है। और इसमें जो आकलन किया गया था, उसमें कहा गया था कि 6 से 9 महीने लगेंगे, उसमें पूरी तरह से एक्टिव होने में 6 से 9 महीने लगने वाले हैं। लेकिन इस वक्त जो पूर्वोत्तर भारत की स्थितियां बनी हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम दोहरी मार सब झेल रहे हैं। बोमडिला से हमारे सहयोगी प्रेम छेत्री ने वहाँ की एक रिपोर्ट भेजी है, वो दिखा लेते हैं, उसके बाद रवि जी से मैं फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊँगा। कोविड-19 के चलते हुए कामेंग ज़िला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कई सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि भालुकपोंग पॉइंट ऑफ एंट्री है, जहां पर वापस आए हुए खास करके स्टूडेंट्स जो कि देश के अन्य राज्यों और शहरों पर पढ़ाई कर रहे थे और उनके साथ और अन्य लोग भी फंसे हुए थे, वो सब अब पिछले कई दिनों से वापस लौट रहे हैं। पॉइंट ऑफ एंट्री भालुकपोंग चेक गेट और इसके वहाँ पर जहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन, स्क्रीनिंग हुआ जाता है और इसके बाद उन्हें अपने अपने क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग और तवांग तक पहुंचाया जाता था पुलिस स्कॉट के साथ। लेकिन पिछले कई दिनों से भारी बारिश होने के कारण, जो कि इसके कारण कई सारे लैंडस्लाइड, मेजर लैंडस्लाइड हुआ और भूस्खलन के कारण अब ये रास्ता बिल्कुल ठप पड़ चुका है। कामेंग जिला प्रशासन के सामने इस वक्त दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके चलते कामेंग जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, अब ओरांग, कलकतांग, सेरगांव, रूपा टेंगा रूट, जिसे OKSRT रूट के नाम से जाना जाता है, हालांकि पॉइंट ऑफ एंट्री भालुकपोंग ही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग होने के पश्चात उन सब रिटर्नियर्स को फिर दोबारा ओरांग यानी कि आसाम के रास्ते होते हुए बालिमू और अंत में बोमडिला लाया जाता है। तो देखा जाए तो इस वक्त कोविड-19 का एक ही चुनौती का सामना नहीं करना पड़ रहा, बल्कि कामेंग जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के सामने दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले से ही देश के अन्य राज्य की तरह और अन्य जिलों की तरह कामेंग जिला, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोविड-19 से जूझ रहे थे। फिलहाल इस वक्त जो भारी बारिश, जो साइक्लोनिक तूफान के कारण कई सारे भूस्खलन हुए, लैंडस्लाइड हुए, तो इन दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी कामेंग जिला एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सब लोग एकजुट होकर इस लड़ाई पर साथ उतरे हैं। मैं प्रेम छेत्री, नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए बोमडिला से। तो प्रेम छेत्री हमारे सहयोगी बोमडिला से वहाँ का हालात बता रहे थे। लैंडस्लाइड के चलते मार्ग बाधित है और चूँकि भारी संख्या में लोग दूसरे प्रदेशों से लौट रहे हैं, स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी है, क्वारंटीन करनी है, प्रशासन अपनी ओर से तैयारियां कर रही है और पहाड़ी ज़िलों में थोड़ी मुश्किलें ज़रूर आती है। रवि जी क्या कहेंगे इस पे? नहीं, बिल्कुल। और इस तरह से जब लगातार बारिश होती है तो जो पहाड़ी मिट्टी, और यहाँ के पहाड़ में मिट्टी ज़्यादा है, पत्थर के साथ साथ मिट्टी ज़्यादा है, और वो मिट्टी जब एकदम लगातार भीगते भीगते बारिश में, और जब तेज़ हवा चलती है और जब पेड़ हिलते हैं, उसकी जड़ हिलती है, तो बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड होते हैं और उसकी वजह से पूरी सड़क व्यवस्था, सड़क परिवहन, और अगर हम देखें अरुणाचल देखें, मणिपुर देखें, नागालैंड देखें, मिजोरम देखें, तो ये पूरी तरह से सड़क परिवहन पर निर्भर है। उसमें एक रास्ता और बहुत ज़्यादा वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। अगर एक रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो पूरा ऊपर जाने के तमाम क्षेत्र जो है पूरी तरह से कट जाते हैं। तो अब उसमें और अच्छा लोगों की संख्या बढ़ रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, उनकी स्कैनिंग, फिर उनको घर तक पहुंचाना है, उनके क्वारंटाइन की व्यवस्था करनी है। कुल मिला के माने अब सचमुच पूर्वोत्तर जिस तरह की चुनौती का सामना कर रहा है, इस तरह की चुनौती का सामना देश के अन्य राज्य नहीं कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पर संक्रमित मरीजों की संख्या ज़्यादा है, तेज़ी से फैल रही है,
लेकिन पूर्वोत्तर की आज की स्थिति जो है वो ज़्यादा जटिल है। बाढ़ की समस्या है, बारिश की समस्या है, लैंडस्लाइड हो रहा है और उस पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जगह कम हो रहा है, लोग ज़्यादा हो रहे हैं, उसके बीच में उनको डिस्टेंस भी मेंटेन करवाना है, उनकी ज़िंदगी भी बचाना है और इसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। और अभी पूरा का पूरा सारे राज्यों के साथ, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनके साथ जो वित्तीय स्थिति है वो आप देख ही रहे होंगे कि लॉकडाउन की वजह से व्यापार ठप है, टैक्स नहीं हो रहा है, जीएसटी का जो हिस्सा आना चाहिए वो नहीं आ पाया है। वैसे में अगर इस तरह का खर्च बढ़ता है तो निश्चित रूप से किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के लिए चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो व्यवस्था का खर्च है, सैलरी है कर्मचारियों का, पेंशन है, इन तमाम खर्चों के अलावा ये सब जो खर्च है, केंद्र से मदद आएगी, निश्चित रूप से आएगी, लेकिन तत्काल सरकार को अपने आधार पर खर्च करना होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी बात है वो निष्ठा, वो कर्तव्य के प्रति अपना जो आग्रह है और किस तरह से हम सामाजिक संगठनों को, समूहों को मोबिलाइज कर सकते हैं इस विपदा में, तभी कोई राह निकल सकती है। जी हाँ, प्रमोद स्वामी, लगभग हम स्वतंत्रता के 73 वर्ष हो चुके हैं और पूर्वोत्तर राज्यों को हमेशा उपेक्षित रखा गया इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। आप रोड कम्युनिकेशन को ही पकड़ लीजिए, चीन अरुणाचल और डोकलाम कहें, इस तरह से तमाम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुका है और आज भी हमें, अगर हम अरुणाचल से चीन की सीमा तक जाए तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है प्रॉपर सड़क नहीं होने के चलते। पहले की सरकार ने जो किया, आपकी सरकार तो कर रही है लेकिन दिख नहीं रही है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। अभी देखिए, जब से मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई है, आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉर्थ ईस्ट पे हमने विशेष रूप से ध्यान दिया है और हर हफ्ता 10 दिन में हमारे मंत्री यहाँ विजिट करते हैं और मेक इन इंडिया के तहत मोदी जी इस बात को उल्लेख भी करते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट है ये अष्टलक्ष्मी है बोल करके हमने विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पे ध्यान दिया है और काफी काम यहाँ हो रहा है। और इसके पहले जो इन्होंने कहा कि जो छोटे जो व्यापारी है उनके लिए 3 लाख करोड़ का जो बजट जो है लघु और मध्यम उद्योग के लिए इस सरकार ने निर्धारित किया है और जो लोन लोन की भी फैसिलिटी की बात उसमें कही गई है। 45,000 करोड़ रुपया मनरेगा का बढ़ाया गया है, जिससे मजदूरों को जो है जो अगर अपने गृह राज्यों में जाए तो उनको वहां काम करने की सुविधा मिले। तो ये आपने ठीक है प्रश्न उठाया कि कई जो सेक्टर है जहां काम करने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से ये हमारी सरकार जो है बड़ी संवेदनशीलता के साथ काम करती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि रवि जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने 2-3 दिन पहले अपने पेपर में एक न्यूज उन्होंने छापी थी जिसपे उन्होंने ये आपको भूतनाथ के जो मजदूर है उनको खाद्य सामग्री नहीं मिल रही है, इस बात का उल्लेख करते हुए उन्होंने एक न्यूज छापी थी। मैं उनका स्वागत करता हूं और जब मेरा ध्यान उस न्यूज के ऊपर आकर्षित हुआ तो मैंने उसको तुरंत उस न्यूज को ट्वीट किया माननीय मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी और कामरूप मेट्रो को। और उसके बाद में वहां के लोगों ने मुझे बताया कि वहां जो है राहत सामग्री जो है लोगों को वहां उपलब्ध हुई है। तो हम कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन या कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी मीडिया कहीं भी अगर त्रुटि है या मिस कम्युनिकेशन है, अगर हमारी नजर में कोई बात आती है तो हम निश्चित रूप से हम सरकार के सामने रखते हैं। और प्रमोद स्वामी, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछा था। ये सामाजिक संगठन एक दूसरे की मदद कर रही है और एसपी राय से इसी स्टूडियो से मैंने लाइव में उनसे सवाल भी किया था, उन्होंने बताई थी अपनी तकलीफें। मारवाड़ी सम्मेलन में भी सहायता की कई संगठनों ने की। सवाल वो नहीं है प्रमोद जी, पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर में आधारभूत ढांचे की कमी पहले की सरकारों के समय भी थी, अब भी नहीं दिख रही है, ये सवाल है। नहीं, अभी तो देखिए जो मोदी जी के आने के बाद में तो काफी काम हुआ इस दिशा में और जहां जो कमियां हैं वो सरकार निश्चित रूप से उनको पूरा करेगी और काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। जी हाँ, रमन जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा रहा है, काम हो रहा है और संवेदनशीलता की बात कही जा रही है, तो संवेदनशील पे आप प्रमोद जी को क्या कहेंगे? नहीं, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि उन्होंने कहा कि मोदी जी के आने के बाद बहुत काम हो रहा है। 6 साल हो गया और 6 साल में मैं उनसे भी शायद वो गए होंगे अपर असम,
तो आप तेजपुर से लखीमपुर के रास्ता हाईवे पे चले जाइए या फिर आप अपर आसाम की तरफ चले जाइए, तो जो नेशनल हाईवे है वह अपने आप में बयां करता है। या फिर आप नलवाड़ी से कोकराझार की तरफ चले जाइए, जो आपका श्रीरामपुर बॉर्डर की तरफ, तो ये नेशनल हाईवे अपने आप में बयां करता है कि 6 साल में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है। और ये मैं कहूँगा तो कहेंगे कि आप विरोधी दल के हैं इसलिए आप विरोध कर रहे हैं, तो मेरे कहने के बजाय जो हकीकत है उसे समझ ले स्वामी जी तो अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये सरकार आने के बाद जो निजी संस्थाओं को, जो भी पब्लिक सेक्टर की जो संस्थाएं हैं उसे तो निजी संस्थानों में बेच रही है, नीलामी कर रही है, चाहे वो एयरपोर्ट हो या वो आपका ऑयल सेक्टर है, चाहे आप पेपर मिल का ले लीजिए। तो निजी संस्थानों के हाथ में बेचकर वह संस्था, अगर निजी संस्था अगर किसी संस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है तो निजी संस्थाएं कर रही है, सरकार क्या कर रहा है? सरकार तो बेच रही है पब्लिक सेक्टर के प्रॉपर्टी को, आप निजी क्षेत्रों में बेच रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा रहे हैं, महंगाई पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो अभी जो संवेदनशीलता की बात कर रहे थे, तो आज आलू बाजार में 30 रुपये किलो मिल रहा है। जो आलू आज से 7 दिन 8 दिन पहले आपका 15 रुपया से लेकर 20 रुपये का दाम था, वो आज 30 रुपया मिल रहा है। पेट्रोल का दाम 5 रुपया से 10 रुपया पर डीजल पे, पेट्रोल पे बढ़ गया। इससे यातायात पे का भाड़ा बढ़ेगा। तो ये सरकार की संवेदनशीलता है कि एक तरह से तो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों की जेब खाली हो रही है, और जो कुछ भी बचा हुआ है वो सरकार छीन रही है। ये सरकार की संवेदनशीलता है। एक चीज़ मैं बोलूँगा वो ये है रंजीत जी की इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्रमोद जी भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम मोदी सरकार आने के बाद नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, तेज हुआ है। कांग्रेस के समय भी प्रोजेक्ट बने हैं, योजनाएं लागू हुई हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में पता नहीं क्यों बहुत देरी हो रही थी जी। जैसे ब्रॉड गेज रेल जो आई है, ये योजना कांग्रेस के समय की थी, लेकिन वो हाफलांग और उसके आसपास के इलाकों में उस दोहरीकरण का काम 1 दशक से ज़्यादा समय तक नहीं हो पाया। बोगी बिल भी, और बोगी बिल का काम है, ये तेज नहीं हुआ। 90% हो चुका था कांग्रेस के दिनों में ही। अब ये बीजेपी सरकार की, आप उनको बोले कि उनको जैसे नहीं, मैं ये प्रमोद जी, और मिजोरम तक जो रेलवे लाइन गया था वो पहाड़ी इलाका है, जो आपका हाफलोंग साइड का जो रास्ता है वहाँ भी काम चल रहा था। रमन जी, मैं बिल्कुल तटस्थ होकर मैंने कहा कि कांग्रेस के समय भी चीजें हुई, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने का काम जो प्रोजेक्ट था उसको तेज हुआ है। क्योंकि मैं अरुणाचल बिल्कुल चीन सीमा तक गया, तेजू से ऊपर जाकर, वहाँ पर सिंगल रोड ही थी और वहाँ पर आज तक भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी बॉर्डर के इलाके में नहीं है। ऑनलाइन जब ट्रेडिंग की बात हो रही है, लोगों को पैसा निकालना है, वेतन, वहाँ पर जो बीआरओ के लोग थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो इंटरनेट ही नहीं है तो एटीएम कहाँ से चलेगा। अंत में एक आदमी 50 लोगों का एटीएम लेके नीचे आता है और उस तेजू, और वहाँ से फिर वो पैसा निकाल कर, लेकिन अब वहाँ पर बीएसएनएल के कुछ, एयरटेल के कुछ टावर वहाँ तक पहुँचे हैं, काम हो रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसे की भी ज़रूरत है, लेकिन मेंटेनेंस का काम प्रभावित हो रहा। रमन जी, जो आपने कहा ना कि नेशनल हाईवे का जो अपर असम का हालत है, इतने साल से काम चल रहा, वो ठेकेदार राज्य सरकार की सुनता ही नहीं है, क्योंकि वो केंद्र सरकार के अधीन वो काम चल रहा है। वो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने कई बार बुलाकर धमकी दी, चीफ मिनिस्टर ने धमकी दी, कोई असर नहीं हो रहा। तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम, मरम्मत का काम प्रभावित हो रहा। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन रवि जी, ये भी तो है कि जिस हिसाब से आज के डेट तक पूर्वोत्तर में आधारभूत ढांचे या कम्युनिकेशन को जिस तरह से बढ़ावा केंद्र सरकार की ओर से मिलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं अभी खामियां है। इस पर बहुत काम करना होगा, बहुत काम करना होगा, क्योंकि काम हुआ ही नहीं। जी हाँ। बॉर्डर एरिया का जो इलाका है, अभी अब देखिए कि तवांग के लिए एक टनल बनाने का काम शुरू हुआ है सेला के पास। जी, मैं आज इस कोविड-19 और बाढ़ की चुनौतियों के बीच ये इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि अगर हमारे पास कम्युनिकेशन के साधन नहीं होंगे तो जो पीड़ित होंगे इस दौरान उनके लिए भी मुश्किलें आएंगी। और इस वक्त मैं आपको एक आज ही की कहानी दिखा रहा हूँ। हमारे अपर असम के ब्यूरो चीफ रिपुंजय दास चाबुआ के टेंगानी गांव पहुंचे थे। ये जो टेंगानी गांव है, रवि जी मैं आपको बता दूं, ब्रह्मपुत्र और डिब्रू नदी के बीच में है।
वहाँ बाढ़ आई, बाढ़ आने की वजह से लोग एक कम्युनिटी हॉल में वहाँ पे 70-80 लोग हैं, अभी तक वहाँ तक प्रशासन के लोग नहीं पहुंचे। मैं वो आपको दिखा लेता हूँ। इस वक्त उपस्थित है चाबुआ रेवेन्यू सर्कल के अंदर टेंगाबारी गांव में, जहां की नॉर्थ ईस्ट लाइव एकमात्र चैनल है जो आज सुबह से लेके यहां की स्थिति के बारे में कड़ी नजर बनाए हुए है। इनफैक्ट चाबुआ रेवेन्यू सर्कल के अभी तक जो आंकड़े आए हैं हमारे पास, 25 से ज्यादा गांव जो डूब चुके हैं बाढ़ में। ये गांव जो है टेंगाबारी, किस तरीके से पूरे बाढ़ ने इसको डिब्रू और ब्रह्मपुत्र, इसके गांव के एक साइड में डिब्रू है, एक साइड में ब्रह्मपुत्र नदी है, इनका कहर ने किस तरीके से इस गांव को चपेट में लिया है। और इसके चलते आज विगत 2-3 दिन से यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, यहाँ एक कम्युनिटी हॉल में आके वो यहाँ में उन्होंने आश्रय लिया है। लेकिन रंजीत, सबसे बड़ा विषय जो है, अभी तक इनको किसी तरीके की ना कोई सरकारी प्रतिनिधि का आगमन हुआ है, ना कोई यहाँ में कोई सरकारी सहायता मिला है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है, जबकि पूरे देश और विश्व में कोविड-19 का कहर चल रहा है, तभी इन लोगों को इसे तरह एक गाय जैसे कि पशु की तरह रहना पड़ रहा है। तो चबुआ के टेंगानी गांव का दृश्य दिखा रहे थे हमारे अपर असम के ब्यूरो चीफ रिपुंजय दास। मैं कम्युनिकेशन की बात रमन जी इसलिए कह रहा हूँ, रवि जी, अगर संपर्क व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगा कि हम दोहरी मार की ओर बढ़ रहे हैं। बाढ़ के समय हम देखते हैं कि राहत सामग्री बहुत जगह तो पहुँचती ही नहीं है। कोई व्यक्तिगत रूप से अगर बहुत कष्ट करके पहुंचा दे, सरकारी तौर पर पहुंचने में दिक्कत हो जाती है। तो कम से कम इस चुनौती, ये जो कोविड संकट आया है, इससे कम से कम सरकारें तो सीख ले ही सकती है कि अब जितना कुछ हो चुका है हो गया, अब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तेजी से काम करना होगा। प्रमोद स्वामी, मैं आखिरी कमेंट ले रहा हूँ, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, देखिए, जैसे आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो 900 किलोमीटर जो है, जो आपको मीटर गेज था उसको ब्रॉड गेज में बदली किया, और आज त्रिपुरा से राजधानी एक्सप्रेस चल रही है, पहले नहीं चल रही थी। उसके बाद ने आपको जो आपको ये धनसिरी कोहिमा, इसको इस रेलवे ट्रैक के ऊपर में 23,015 करोड़ रुपए खर्च हुए, इस पे भी काम चल रहा है। और इस तरह से आपको रोड के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने नेशनल हाईवे पर 32,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, और 1200 किलोमीटर जो है इसमें ये काम कंप्लीट हुआ है। और इसके लिए सरकार जो है काफी मात्रा में सरकार ने इसमें धन भी उपलब्ध करवाया है। और इसके पहले रवि जी ने भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में बेहतरीन काम हुआ है, लेकिन और भी जहां भी त्रुटियां हैं हमारी सरकार निश्चित रूप से काम करेगी। और मेक इन इंडिया और जो ये नॉर्थ ईस्ट को, जो नॉर्थ ईस्ट के प्रति हमारा जो मोदी जी का जो नॉर्थ ईस्ट के प्रति एक विशेष लगाव है, उस लगाव को देखते हुए कांग्रेस की पार्टी के समय में तो सिर्फ योजनाएं बनती थी और घोषणाएं होती थी, धरातल पे कोई कार्य नहीं होता था। आज योजनाएं भी मिलती है, रमन जी क्या कहेंगे? काम भी हो रहा है, 70 साल तक और कुछ नहीं टाइम किया पे काम कंप्लीट भी हो रहा है। अब ये टाइम तो पे काम कहेंगे कंप्लीट भी हो रहा कि है। नॉर्थ ईस्ट को पहचान भी बीजेपी आने के बाद ही मिला है। ये इनका कहना यही कहेंगे कि 70 साल में जो आज गुवाहाटी को लोग पहचान रहा है, शिलोंग जो एक टूरिस्ट स्पॉट है पूरे भारत के लिए, अभी उसमें प्रसिद्ध है, ये सब भाजपा की सरकार आई है तब लोगों को मालूम चला है कि नॉर्थ ईस्ट है, नहीं तो इससे पहले लोग नॉर्थ ईस्ट को जानते भी नहीं थे। ये तो यही कहेंगे। सरायघाट का ब्रिज तो कांग्रेस यही भूल रहे हैं कि सरायघाट का पहला ब्रिज कांग्रेस की देन है। आज देश, हाँ, ये है कि पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ विकास की गति थोड़ा धीमी है, यह सच है। मैं नहीं कहता हूँ कि भारत के दूसरे राज्यों की तरह यहाँ विकास हुआ है, लेकिन दूसरे राज्यों की तुलना अगर आप नॉर्थ ईस्ट को करेंगे तो असंभव है, क्योंकि वहाँ समतल भूमि और पहाड़ी भूमि का विकास धीरे धीरे होता है। लेकिन इसके लिए योजनाएं, लेकिन योजनाएं पहले की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट पर जितना जितना ध्यान भी है देना योजना था, है, नहीं दिया। हमने ये सच डोनर मंत्रालय भी जो है, आज अब देख रहे डोनर मंत्रालय भी कांग्रेस की समय में ही बना था। आज आप कह सकते हैं कि जितना भी आज आप हिंदुस्तान पेपर मिल ले लीजिए, कांग्रेस का दिन में ही बना था, आज भाजपा का दिन में बंद हो रहा है। आप ये ग्रेस केकर प्लांट ले लीजिए, नुमलीगढ़ रिफाइनरी ले लीजिए, सब तो कांग्रेस की देन है। आज आप कहेंगे कि नहीं, हाँ, आप नकार देंगे तो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं। रविंद्र सहनी, आप एक आम नागरिक के तौर पर पूर्वोत्तर में जो कार्य हुआ है उसको कैसे देख रहे हैं? किसी भी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ,
हमारा हक है कि हमारे इस क्षेत्र में, सूबे में सड़कें अच्छी हो, कम्युनिकेशन व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो, सब कुछ अच्छा हो, हम चाहेंगे क्योंकि हम टैक्स पे कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? आखिरी कमेंट। पहले से तो थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग के इधर में रास्ता नहीं था। मैं अपने नुनमट एरिया में रहता हूँ तो रास्ता नहीं था, बहुत कष्ट हुआ हम लोगों को। तो बच्चे लोग स्कूल जाते थे तो बहुत कष्ट करके मैंने जाते थे, उनका जूता खोल के जाते थे। हम लोग का हिल साइड में है, तो अभी लेकिन रास्ता बन गया है। अभी गुवाहाटी में मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, लेकिन गुवाहाटी में सबसे अच्छी रास्ता अभी हम लोग का इधर का है, जो अभी सृष्टि नगर नाम से प्रसिद्ध है। और अगर तो पूरे मैं असम की बात करूं तो कैसा लगता है आपको? तो अभी कुछ काम हुआ है? संभव मैंने काम हो रहा है, मैंने कि जितना होना चाहिए लेकिन उतना नहीं हुआ है, करने की ज़रूरत है। आखिरी कमेंट रवि जी, हम फिर मुद्दे पे ही आते हैं। अगर हमारे पास आज कम्युनिकेशन बेटर होता, संपर्क व्यवस्था अच्छी होती, आधारभूत ढांचे की कमी से नहीं जूझ नहीं रहे होते, तो कम से कम बाढ़ और कोविड दोनों को एक साथ निपट लेते। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर सड़क कम्युनिकेशन की बात करें तो सड़क कम्युनिकेशन तो, प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है रंजीत जी, ये मेंटेनेंस में जो नियमित मरम्मत की ज़रूरत होती है। और अगर एक अच्छी सड़क पर एक छोटा सा गड्ढा हो गया तो उस पर ट्रक और भारी दबाव पड़ते पड़ते वो गड्ढा बहुत इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें एक्सीडेंट हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर मेंटेनेंस की है। और फिर वो मेंटेनेंस में वो बारिश में आप काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको करने को मिलता है कुल 6-7 महीना। उसमें ही आपको काम करना होगा, अपना प्रोजेक्ट तैयार करना होगा, और कोई उपाय नहीं है। लेकिन जिंदा रहने के लिए, आदमी के विकास के लिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो सड़क परिवहन है, अच्छी सड़कों का होना, पुलों का होना, वो बहुत ही जरूरी है। और हर आफत में वो काम आता है। जी हाँ, तो मुद्दा में हम चर्चा कर रहे थे, कोविड-19 से निपटना है और बाढ़ की परिस्थितियों से भी निपटना है, प्राकृतिक आपदा से भी निपटना है। चर्चा के दौरान तो कम से कम ये बात सामने आई कि पूर्वोत्तर भारत में अभी भी आधारभूत ढांचागत विकास की जहाँ तक बात है, उसको बेहतर करना ही होगा। नहीं तो ऐसे महामारी के समय में हमें और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सरकार को भी अपनी जो योजनाएं घोषणा करती है उसको ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ना होगा। मुद्दा में इतना ही। आप सबका धन्यवाद।